हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज़ आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। दोस्तों, इस सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के अंदर जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होने वाले जो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि बायो बुक टैग के नाम से बना हुआ है ज्वाइन नहीं किया है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको नोट्स या पीडीएफ या फिर जो भी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना होता है बीएससी के रिगार्डिंग, वो मैं वहीं पर देता हूँ। इसके अलावा आप हमारा बायो बुक टैग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जो बायोलॉजिकल टूल्स यूज़ होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, कौन कौन सी वो डिस्कवरीज हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज और टॉपिक्स को कवर किया था। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन, जीन स्प्लाइसिंग क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई थी उसके बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था। और फाइनली हमने कवर किया था जीन क्लोनिंग के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा बायोलॉजिकल टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर कौन कौन से वो टूल्स हैं जैसे एंजाइम्स, लिंकर्स, अडेप्टर्स, फॉरेन डीएनए, क्लोनिंग वेक्टर्स, ये सब क्या होते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, स्टिकी एंड या ब्लंट एंड क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट जो जेनेटिक के अंदर यूज़ होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं, जिसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएँ तो इसके लिए आपको डीएनए की स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। आपको न्यूक्लिक एसिड का जो कॉन्सेप्ट है डीएनए आरएनए के बारे में, या डीएनए का रिप्लिकेशन, चारगाफ का जो नियम है, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए, और ये सब मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको डीएनए की स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले जो भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं डीएनए के ऊपर आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद जब आप एंट्री करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर सबसे पहला आता है एंजाइम्स, यानी कि कौन कौन से वो एंजाइम्स है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे टूल्स यहाँ पर क्या मतलब हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए आप क्या क्या इकट्ठा करेंगे, आप चाय पत्ती, चीनी, मिल्क, तब जाकर के आप कहीं जाकर चाय बनाएंगे, राइट। तो ठीक इसी प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, टूल्स हैं जिसे यूज़ होते हैं, जैसे एंजाइम्स हैं, अडेप्टर्स हैं, लिंकर्स हैं, फॉरेन डीएनए, क्लोनिंग वेक्टर्स, तब जाकर के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम इनका यूज़ करेंगे, राइट। बाकी आपको इंट्रोडक्शन ऑलरेडी बता ही दिया है तो आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए एंजाइम्स कौन कौन से हैं। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स आर एम्प्लॉयड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नंबर फर्स्ट आता है लाइसिंग एंजाइम्स। लाइसिंग एंजाइम्स क्या करता है, लाइसिंग एंजाइम्स यूज टू ओपन द सेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है, डीएनए हमारी सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको डीएनए आइसोलेट करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेल की जो सेल वॉल है उसको रप्चर करेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे। तो उसे डिसॉल्व करने के लिए जो एंजाइम्स होता है उसे हम बोलते हैं लाइसिंग एंजाइम्स। सो दीज आर यूज्ड टू ओपन द सेल्स और डिसॉल्व द सेल वॉल। ये सेल वॉल को डिसॉल्व करता है, राइट। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको डिसॉल्व करने के लिए हम लाइसोजाइम एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। तो कई बार एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, तो एमसीक्यूज़ के जितने भी स्टूडेंट हैं उसको नोट डाउन करते रहें। नंबर सेकंड आता है क्लीविंग एंजाइम्स। ठीक है, हमने फर्स्ट एंजाइम पढ़ा था लाइसिंग एंजाइम्स और दूसरा है क्लीविंग एंजाइम्स। इसका क्या फंक्शन होता है, ये डीएनए को सेगमेंट में तोड़ देते हैं, खंडों में तोड़ देते हैं, क्लीव कर देते हैं, राइट, कट कर देते हैं। इन्हें हम मोलिकुलर सीजर्स के नाम से भी जानते हैं। मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर मोलिकुलर सीजर्स के नाम से भी जानते हैं, यानी मोलिकुलर कैंची की तरह, क्योंकि इनका काम होता है कटिंग करना,
दीज आर यूज टू क्लीव ए डीएनए मॉलिक्यूल इनटू सेगमेंट। इसका यूज होता है डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने में, यानी उन्हें खंडों में तोड़ने के लिए, सेगमेंट में ब्रेक डाउन करने के लिए। और जो सर्कुलर प्लाज्मिड होता है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के फॉर्म में होता है, उसको हमें कट भी करना है, तो उसे कट करने के लिए हम क्लीविंग एंजाइम्स का ही यूज़ करते हैं। अब ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, ये फर्दर अलग अलग टाइप्स में डिवाइड हैं। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक डीएनए है, ठीक है, डीएनए का एक स्ट्रैंड है जिसमें हम जनरली जानते हैं कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक, चाहे वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में हो या फिर 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में हो, ये जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ये उसके एंड से ही कट करते हैं। या तो वो 5 प्राइम एंड से कट करेंगे, किनारे से बिल्कुल, या फिर वो 3 प्राइम एंड से कट करते हैं। यानी कि डीएनए का जो एंड वाला पार्ट है उसको कट करने के लिए हम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हैं, राइट, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। ये डीएनए के जो एंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है, उसको कट करने में, उसको रिमूव करने में इसका यूज़ किया जाता है, राइट। क्या करते हैं ये? कट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम 5 और 3 एंड्स, या तो 5 प्राइम एंड से या 3 प्राइम एंड से इसको कट करते हैं। सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, राइट। दूसरे नंबर पर आता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या करते हैं? क्लीव डीएनए डुप्लेक्स एट एनी पॉइंट बट नॉट वन एंड। यानी कि दोस्तों ये जो है डीएनए के किसी भी सेगमेंट को, हमें पता है डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, आप उसको देखेंगे उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। आपको वहाँ पर जो डीएनए होगा उसको बीच से कट करने में काम करता है। एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है? ये उसको बीच से कट कर सकता है, किसी भी पॉइंट से वो कट कर सकता है। तो अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या हो जाएगा? हमने यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस के बारे में जाना कि ये बीच से कट करता है, एक्सोन्यूक्लियस जो होता है ये किनारे से कट करता है। और लेकिन ये आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एंडोन्यूक्लियस जो होगा दे कट ओनली ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये सिर्फ दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड कट करता है एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, लेकिन कट कहाँ से करेगा? बीच से कट करेगा, और ये किनारे से। अब तीसरा जो है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके भी थ्री टाइप्स होते हैं जिसको हम पढ़ेंगे। क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक साइट और टारगेट पॉइंट्स। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ये डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से, एक टारगेट पॉइंट से कट करता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कट कर दिया। ये सबसे पहले डीएनए के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, जनरली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करेगा। न्यूक्लियोटाइड इन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ये जो है दोनों डीएनए के अंदर जो दोनों स्ट्रैंड्स है उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है, पहले रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद उसको कट करता है, ठीक है। तो यानी ये कहीं से भी नहीं कट करता है, इसका एक टारगेट साइट होता है, एक स्पेसिफिक साइट्स होता है जहाँ से ये कट करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है ये अलग अलग टाइप्स का होता है। जनरली 3 टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम पढ़ते हैं। 3 मेन टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसे आप कह सकते हैं टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जो टाइप 2 होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो इसका टाइप 2 है, बिकॉज दे कैन बी यूज्ड इन विट्रो टू आइडेंटिफाई एंड क्लीव विद ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस यूजुअली हैविंग 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का टाइप 2 होता है ये विट्रो में भी यूज़ किया जाता है। ये किसी भी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे क्लीव करने के लिए, आइडेंटिफाई करके उसे कट करता है, क्लीव करता है, राइट, जिसमें जनरली 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स हों, राइट। इसके बाद नोट डाउन करेंगे मोर देन 350 डिफरेंट टाइप सेकेंड एंडोन्यूक्लियस विद 100 डिफरेंट रिकॉग्नाइज सीक्वेंस आर नोन। अभी तक लगभग 350 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस और इसके लगभग 100 से ज़्यादा रिकॉग्नाइज सीक्वेंस ज्ञात हैं। ये जो टाइप 2 होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 जो होता है, इसे क्लीवेज करने के लिए या क्लीवेज के प्रोसेस में Mg2+ आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। और अभी तक अगर हम टोटल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की संख्या की बात करें तो लगभग 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो बैक्टीरिया के अंदर से आइसोलेट किए जा चुके हैं, जिनका यूज़ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ करते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं। और इसके बाद आप नोट डाउन करें लगभग 230 जो बैक्टीरिया की स्पीसीज़ है, लगभग 230 बैक्टीरिया की स्पीसीज़ में से 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो
आइसोलेट किए जा चुके हैं। इसके बाद आप नोट डाउन करेंगे दोस्तों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का जो रिकॉग्नाइज सीक्वेंस होता है, जिसको वो पहचानता है या रिकॉग्नाइज करता है, वो क्या होता है? तो जनरली वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? तो अभी हम दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं या समझने वाले हैं। पहला नंबर पर है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है डीएनए के अंदर, और दूसरा टॉपिक है स्टिकी एंड क्या होता है और ब्लंट एंड क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक सबसे पहले हम कवर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट? अभी आप इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करते हैं कि पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस क्या होता है। नंबर सेकंड हम समझेंगे स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम की मदद से डायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मतलब यहाँ पर आपको डेफिनेशन वगैरह नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेसिक है, तो आपको इसको अच्छे से सिर्फ और सिर्फ समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। गाइज, आपने पैलिंड्रोमिक वर्ड्स पढ़े होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लेवल। अगर आप लेवल वर्ड्स को देखें तो इसके अंदर जो स्पेलिंग है, अगर आप इसको फॉरवर्ड तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे तो स्पेलिंग आएगी LEVEL, ठीक है। अगर आप इसको बैकवर्ड पढ़ेंगे यानी रिपीट करेंगे तो वही स्पेलिंग, वही लेटर रिपीट होंगे, LEVEL। यानी अगर आप फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं और बैकवर्ड, यानी कि दोनों बोथ साइड में आपको जो है वही स्पेलिंग रिपीट हो रहा है, वही सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, तो इसको कहा जाता है पैलिंड्रोमिक वर्ड्स। अगर आप डीएनए के स्ट्रैंड्स के अंदर जो देखें तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस भी कई बार इसी तरह से रिपीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, ये 5' टू 3' डायरेक्शन में है और ये 3' टू 5' डायरेक्शन में, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ATCGGCCC, ए जो ऊपर वाला सीक्वेंस है AGCT, ठीक है। नीचे वाला जो सीक्वेंस है वो है TAGCCGGGTTCGA, ठीक। ये इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। अब इसमें आप ध्यान से देखें तो जो बीच में GGGCCC, जिसे मैंने ग्रीन मार्कर से डिनोट किया है, उसमें आप ध्यान से देखें GGGCCC। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री आप ध्यान से देखें तो वो ठीक उसी प्रकार से रिपीट करेगा, GGGCCC। तो इस तरह के जो सीक्वेंस डीएनए के अंदर मिलते हैं, इसको कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। और इस साइट को, जहाँ तक ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, उसको कहेंगे पैलिंड्रोमिक साइट। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, इन्हीं पैलिंड्रोमिक साइट को रिकॉग्नाइज करता है, इन्हीं को पहचानता है और यहीं पर कट प्रोड्यूस करता है। अगर ये डायरेक्टली कट बीचों बीच प्रोड्यूस कर दे तो इस तरह के कट से जो हमारे पास जो इसकी कटिंग फॉर्म मिलेगी वो ब्लंट फॉर्म मिलेगी, ठीक है। इससे ब्लंट एंड मिलता है। आइए देखते हैं स्टिकी एंड और ब्लंट एंड क्या होता है, ठीक है। पैलिंड्रोमिक का सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे जेनेटिक की आप वीडियोस देखते रहें, आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन होता है कि ये किसी भी डीएनए के स्ट्रैंड्स को जो है वो कट करता है, ठीक है। तो अगर जैसे कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो इस तरह से भी कट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो बीचों बीच कट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैंड्स को कट करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जिसका नाम है EcoR फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट एंजाइम है इकोलाई के अंदर जो कि पाया गया है, ठीक है, जिसको आइसोलेट किया गया है। तो ये किस तरह से ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये किस तरह से कट करता है, कट प्रोड्यूस करता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इधर से G को छोड़ रहा है और यहाँ से कट करके A इस तरह से कट कर रहा है, ठीक है। अगर इस तरह का कट अगर प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे। तो अलग होने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये जो एंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इसको हम बोलेंगे स्टिकी एंड्स, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो बेस पेयर्स हैं वो अलग हो चुके हैं, ठीक है। इसका तो बेस पेयर पूरी तरह से मिल रहा है G और C, बाकी ये जो T का है A यहाँ पर गायब है, यहाँ पर A गायब है, यहाँ पर T, यहाँ पर T, यानी इसके जो बेस पेयर्स हैं वो अलग हो चुके हैं। तो इस तरह के जो एंड्स फॉर्म होते हैं इसको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को बिल्कुल सीधे कट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड सेकंड, ये क्या करता है, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को बिल्कुल सीधे कट करता है और इस तरह के कट प्रोड्यूस करने की वजह से ब्लंट एंड फॉर्म होता है। जैसे आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें स्टिकी एंड और ब्लंट एंड में, तो ब्लंट एंड में बेस पेयर्स के बीच बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रैंड्स भले ही अलग हो जाएं लेकिन बेस पेयर्स आपस में जुड़े रहते हैं। बट अगर आप यहाँ पर देखें स्टिकी एंड्स में, तो इसमें ये जो AATT ये जो सीक्वेंस था न्यूक्लियोटाइड का, ये इसके साथ अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर EcoR फर्स्ट ने इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से ये कुछ इस तरह के कट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए और इसकी वजह से स्टिकी एंड्स का फॉर्मेशन हो गया,
राइट। यहाँ पर ब्लंट एंड का फॉर्मेशन हुआ क्योंकि ये बिल्कुल दोनों स्ट्रैंड्स को सीधे कट करता है और ये स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो नए स्ट्रैंड्स बने हैं ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, ये भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। राइट, तो यहाँ पर ब्लंट एंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग तरीके से इसको रिकॉग्नाइज करके उसमें कट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार से स्टिकी फॉर्म इस तरह से प्रोड्यूस होता है और ब्लंट फॉर्म इस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो आई होप डीएनए के इस दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर आपको पता चल गया होगा, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कट की वजह से जो ब्लंट एंड और स्टिकी एंड्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो आपको पता चल गया होगा। दोस्तों, पिछली वीडियोस के कमेंट में एक क्वेश्चन आया था कि सर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर से आइसोलेट किया जाता है, तो बैक्टीरिया के अंदर भी अपना एक डीएनए होता है, तो वो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या वो अपने डीएनए को रिकॉग्नाइज करके उसको भी तो कट प्रोड्यूस कर सकता है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको हमें समझना होगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही कोई फॉरेन डीएनए, चाहे वो बैक्टीरियोफेज का डीएनए हो या कोई भी फॉरेन डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर अटैक करता है, उसके अंदर एंट्री करता है, तो बैक्टीरिया के अंदर एक मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है, एक रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। इसका फंक्शन क्या होता है? इस बैक्टीरियल रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में दो तरह के एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। आप इसको कह सकते हैं इसकी प्रोटेक्शन प्रणाली है ये, ठीक है, ये इसकी सुरक्षा प्रणाली है बैक्टीरिया की। ये क्या करती है, इसमें दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक होता है मिथाइलेज एंजाइम। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये जैसे ही कोई फॉरेन डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री करेगा या बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो जैसे ही इसके अंदर एंट्री करता है, ये उसके डीएनए को रिकॉग्नाइज करके उसके स्पेसिफिक साइट से कट प्रोड्यूस कर देता है, यानी उस डीएनए को पूरी तरह से खंड खंड में तोड़ देता है, सेगमेंट में ब्रेक कर देता है, जिससे कि वो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो इसकी बैक्टीरियल सेल के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाता और वो डेड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है, फॉरेन डीएनए को एंट्री, जैसे ही फॉरेन डीएनए एंट्री करेगा तो उसको ग्रोथ करने से रोकता है। अब यहाँ पर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये खुद के डीएनए को, यानी बैक्टीरियल के डीएनए को भी तो कट प्रोड्यूस कर सकता है। तो तुरंत यहाँ पर जो दूसरा एंजाइम मिथाइलेज होता है, ये मिथाइलेज एंजाइम बैक्टीरिया का जो खुद का डीएनए होता है उसके हर एक रिकॉग्निशन साइट पर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है। ठीक है, अब मिथाइल ग्रुप के ऐड होने के बाद क्या होता है कि ये बैक्टीरिया पहचान जाता है कि कौन सा हमारा डीएनए है और कौन सा फॉरेन डीएनए है। राइट, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो मिथाइलेटेड रिकॉग्निशन साइट को पहचान जाता है, जिससे कि वो उसे पता चल जाता है कि ये मेरा खुद का डीएनए है और ये फॉरेन डीएनए है, तो ये खुद के डीएनए को कट नहीं करता है। राइट, तो ये हमने पढ़ा स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सो फ्रेंड्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होने वाले जो बायोलॉजिकल टूल्स हैं उसके अंदर हम पढ़ रहे थे एंजाइम्स के बारे में, जिसमें हमने दो एंजाइम्स पढ़े। नंबर फर्स्ट लाइसिंग एंजाइम जो कि सेल वॉल को डिसॉल्व करता है, जैसे हमने एग्जांपल के रूप में दिया था, बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करने वाला लाइसोजाइम एंजाइम होता है। नंबर सेकेंड जो एंजाइम हमने कैटेगरी पढ़ी थी वो है क्लीविंग एंजाइम, जो कि डीएनए को क्लीव करते हैं, कट करते हैं। राइट, जिसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन सभी एग्जाम्पल को डिस्कस किया। अब जो नंबर थर्ड एंजाइम की कैटेगरी आती है वो है सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स और सिंथेटेज। नाम से पता चलता है कि ये जो एंजाइम्स ये किसी चीज़ की सिंथेसिस करते हैं। तो आइए देखते हैं किस चीज़ की सिंथेसिस करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। दीज हेल्प ईदर इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए और इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये जो एंजाइम्स हैं ये विट्रो के अंदर डीएनए का सिंथेसिस करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की सिंथेसिस में भी ये हेल्प करते हैं। दीज एंजाइम्स आर, ये जो एंजाइम्स है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली यूज़ होते हैं वो है डीएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इनका यूज़ किया जाता है सिंथेसिस करने में। राइट, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, जब मैं डिस्कस कर रहा था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के टॉपिक को तो उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया था कि इसका क्या फंक्शन है। तो डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स। ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है, किसके थ्रू, डीएनए टेम्पलेट्स की मदद से। ठीक है, नंबर सेकंड आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका क्या फंक्शन है, ये मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट की मदद से उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो सिंपली ये जो एंजाइम्स है ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो नंबर 4 कैटेगरी आती है एंजाइम्स की वो है लाइगेज एंजाइम। जो क्लीविंग एंजाइम थे, जो हमने नंबर सेकंड कैटेगरी एंजाइम की डिस्कस किया था वो था क्लीविंग एंजाइम। इनका क्या फंक्शन था, ये डीएनए को कट करते थे, कट करके उन्हें सेगमेंट में तोड़ देते थे।
अब ये जो एंजाइम है लाइगेज एंजाइम, ये दो डीएनए के फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ सकते हैं, क्योंकि जोड़ने के लिए भी तो एंजाइम चाहिए हमें। हमने कट तो कर दिया क्लीविंग एंजाइम की मदद से, हमें जोड़ने वाला भी एंजाइम चाहिए, तो वो एंजाइम है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम जो होता है ये दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में आसानी से उन्हें जोड़ सकता है, सील कर सकता है, इसके अंदर ये एबिलिटी है। और ये एंजाइम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही पाया जाता है। नोट डाउन करेंगे, दीज सील और जॉइन टुगेदर एंड्स ऑफ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। लाइगेज आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। गाइस, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके एक एग्जांपल दिया था, जिसमें जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड जीन, जो कि यहाँ पर मैंने ग्रीन में शो किया है, ग्रीन इस मार्कर से, देखिए ये जो है हमारा डिजायर्ड जीन है, जो कि हमें किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो हमें एक वेक्टर डीएनए ले लेंगे। तो उसके अंदर ये सबसे पहले कट किसकी मदद से करेंगे? कट करने के लिए हम यहाँ पर क्लीविंग एंजाइम जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे, ठीक है। अगर उसे जोड़ना होगा तो हम लाइगेज एंजाइम की मदद से इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है लिंकर्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी के अंदर लिंकर्स क्या होते हैं या अडेप्टर्स क्या होते हैं? तो लिंकर्स और अडेप्टर्स जो होते हैं ये डीएनए के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट्स के जो कट एंड्स होते हैं उनको उनके मॉडिफिकेशन में, राइट। लिंकर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, द लिंकर्स आर शॉर्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अभी मैं आपको लॉजिकली भी समझाने की कोशिश करूंगा इस डायग्राम से, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। फिलहाल आप चाहें तो डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं डेफिनेशन के बीच में जो वर्ड्स छुपे हैं उनसे एमसीक्यूज बनते हैं एग्जाम पेपर में। तो लिंकर्स के बारे में इसकी प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे। द लिंकर्स आर शॉर्ट, एक तो ये छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट्स होते हैं, विच आर फॉर्म्ड ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ये जो है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। दीज कंटेन टारगेट साइट्स। इसके अंदर जो है जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसे काम करने के लिए टारगेट साइट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो लिंकर्स के अंदर जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्रिया के लिए, एक्शन के लिए, इसमें एक या एक से ज़्यादा टारगेट साइट्स होते हैं, राइट, या जिसे आप रेस्ट्रिक्शन साइट भी बोल सकते हैं। द लिंकर्स कैन बी सिंथेसाइज केमिकली। लिंकर्स को हम रासायनिक रूप से केमिकली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, एंड कैन बी लाइगेटेड टू ब्लंट एंड्स ऑफ द फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए के साथ इसे हम लाइगेट कर सकते हैं इसके ब्लंट एंड्स में, ठीक है। और इसके बाद आप नोट डाउन कर सकते हैं, दीज आर then treated with restriction endonuclease enzyme to produce a cohesive ends या sticky ends भी आप बोल सकते हैं of DNA fragments। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। The commonly used लिंकर्स आर, जो जनरली लिंकर्स यूज़ किया जाता है वो है इको आर फर्स्ट लिंकर्स और दूसरा है साल फर्स्ट लिंकर्स, ठीक है। अभी मैं आपको एक वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, तो इसमें आपको पता चल जाएगा। इको मीन्स ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया में ये जो फर्स्ट एंजाइम जो आइसोलेट किया होगा उसी की बेस पर इनका नोमेनक्लेचर भी किया जाता है, जिससे मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है। अब मैं आपको लिंकर्स और एडेप्टर्स का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे ही हमारे पास डिजायर्ड जीन है, ऊपर की तरफ देखिए, वो जो आपको ग्रीन कलर में शो हो रहा है, ग्रीन कलर में जो वो सपोज कर लीजिए वो एक डिजायर्ड जीन है, ठीक है, ये फॉरेन डीएनए है। ये जो जीन है इसके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर मौजूद है जो कि हमें किसी प्लांट के अंदर चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जीन को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करके अब हमें एक वेक्टर चाहिए होगा, क्योंकि होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम किसी चीज़ को वहाँ पर डायरेक्टली तो इस जीन को हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम वेक्टर की मदद से ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं होस्ट सेल के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद आपको सिंपली ये दिखाई पड़ रहा है कि भाई ये ब्लंट एंड है, ठीक है, ब्लंट एंड के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, स्टिकी एंड्स में नहीं है, जबकि वेक्टर जो है वो स्टिकी एंड्स में है। तो स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। समझो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड को देखा है जस्ट अभी वीडियो के अंदर, तो आपको पता चल रहा होगा कि ऊपर वाला जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है वो ब्लंट एंड है, बिल्कुल सीधा कटा हुआ, राइट। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पर वेक्टर को देखें, जो कि दूसरी तरफ मैंने रेड कलर में शो किया हुआ है, अगर आप वेक्टर के डीएनए को देखें तो वो स्टिकी एंड्स दिखाई दे रहा है। तो स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड आपस में कंबाइन नहीं कर पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। तो इन्हें जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिंकर का यूज़ करते हैं। लिंकर्स के बारे में मैंने आपको बताया, शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर में मैंने शो किया हुआ है, ये बिल्कुल छोटे से डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं।
जो कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिंकर से जोड़ते हैं। ये जो हमारा डिजायर्ड जीन है या फॉरेन डीएनए है, इसको सबसे पहले हम लिंकर से जोड़ देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर सेकंड डायग्राम में देखेंगे। जोड़ने के बाद अब हम इसको ट्रीट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, ये स्पेसिफिक साइट से इसको कट करता है। कट करने के बाद आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इसमें स्टिकी एंड्स फॉर्म हो चुके हैं। अब ये स्टिकी एंड्स जो होता है वो वेक्टर से आप आकर के कंबाइन, आसानी से कंबाइन कर सकता है। एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि स्टिकी एंड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो उनका जो बॉन्ड है वो बहुत ही तेज या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब ब्लंट एंड आपस में जुड़ते हैं तो वो वीक होता है। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर स्टिकी एंड्स और वीक और जो ब्लंट एंड होता है, जब ये इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड मजबूत होता है, तो स्टिकी एंड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमने इस डिजायर्ड जीन को लिंकर से ऐड करने के बाद, अब हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करने के बाद, अब हमने इसे सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया है स्टिकी एंड्स में। अब ये वेक्टर से आसानी से कंबाइन कर सकता है और ये फॉर्म हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो लिंकर्स और एडेप्टर्स जो होते हैं, ये सिंपली क्या है, ये जो है हेल्प करते हैं किसी डिजायर्ड जीन को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, इसका सिंपली बस यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद एडेप्टर्स क्या होते हैं, लिंकर्स तो आपने जान लिया। एक तरीके से जो एडेप्टर्स होते हैं वो भी लिंकर्स का ही काम करते हैं। एडेप्टर्स जो होंगे वो भी केमिकली सिंथेसाइज मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें पहले से ही स्टिकी एंड मौजूद होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिंकर्स आपने देखा, इसमें हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करने के बाद कट प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो एडेप्टर्स होता है उसमें ऑलरेडी विच हैव ऑलरेडी स्टिकी एंड्स, उसमें पहले से ही स्टिकी एंड्स मौजूद होता है। अब नंबर 3 पर जो आता है वो है, जो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो है फॉरेन डीएनए। हमें फॉरेन डीएनए की भी ज़रूरत होती है। जो हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है उसकी भी ज़रूरत होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इट इन्वॉल्व आइसोलेशन और सिंथेसिस ऑफ डीएनए विच इज़ टू बी ट्रांसफर्ड फॉर क्लोनिंग, जिसे हम क्लोनिंग के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और टू बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और जिसका हम यूज़ कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के सिंथेसिस में या फॉर्मेशन में। ठीक है दोस्तों, तो हमें एक फॉरेन डीएनए की रिक्वायरमेंट है, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है। अभी यहाँ पर 2 और भी चीज़ें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि वेक्टर। ठीक है, वेक्टर की भी रिक्वायरमेंट है। अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो का लास्ट क्लिप है जिसके अंदर हम कवर करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होने वाले कुछ बचे हुए टूल्स। जैसे नंबर 4 पर आता है होस्ट ऑर्गेनिज्म। ए गुड होस्ट ऑर्गेनिज्म इज एन इसेंशियल टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होने के लिए एक अच्छा होस्ट ऑर्गेनिज्म, एक गुड होस्ट ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज ए बैक्टीरियम ई कोलाई। ई कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर मोस्ट वाइडली यानी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, इसका कारण क्या है? बिकॉज क्लोनिंग एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए, इसके अंदर जो डीएनए का आइसोलेशन और क्लोनिंग होता है, और साथ में जैसे हमें डिज़ायर जीन इंसर्ट करना हो तो इंसर्शन इज़ वेरी इजी, बहुत आसान होता है। एक गुड होस्ट ऑर्गेनिज्म इज़ वन विच ईजी टू ट्रांसफॉर्म। एक अच्छा होस्ट ऑर्गेनिज्म कैसा होता है? जिसमें हम किसी चीज़ को, डिज़ायर्ड जीन को आसानी से ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। इन विच द रेप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज, जिसके अंदर डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो आसानी से हो जाए। ठीक है, नंबर 5 पर आता है क्लोनिंग वेक्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एक चैप्टर पूरा क्लोनिंग वेक्टर्स पर ही है बीएससी थर्ड ईयर के अंदर। मतलब ये जो हमने अभी एंजाइम्स को डिस्कस किया था, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी एंजाइम्स के बारे में पूरा एक चैप्टर है जिसमें एंजाइमोलॉजी के बारे में, राइट। और क्लोनिंग वेक्टर्स पर भी एक पूरा चैप्टर है जिसमें काफ़ी डिटेल में हमें इसे पढ़ना है क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। तो यहाँ पर आप सिंपली पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे फॉर्म होता है। तो सिंपली फॉर ट्रांसफरिंग ए क्लोनिंग, जैसे हमें किसी भी डिज़ायर्ड जीन को ट्रांसफ़र करना है किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। ज़रा सोचो, थोड़ा इसका लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक डिज़ायर जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है कि वो प्लांट को एक अच्छी ग्रोथ दे सकता है, और हमें उस कैरेक्टर को एक प्लांट के अंदर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम कैसे होस्ट सेल के अंदर उसको एंटर करेंगे? तो हमें रिक्वायर्ड होता है एक व्हीकल का। ठीक है, हमें क्लोनिंग वेक्टर का एक हमें वेक्टर चाहिए, कैरियर चाहिए। तो वो जो कैरियर है, यही उन्हीं की बात यहाँ पर हो रही है। फॉर ट्रांसफरिंग ए क्लोनिंग
ए फॉरेन डीएनए जीन इज सूटेबल होस्ट और एन बैक्टीरियम, यानी बैक्टीरियम के अंदर यानी किसी भी बैक्टीरिया के अंदर अगर हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें उसमें ट्रांसफ़र करना हो तो सम वेक्टर और कैरियर डीएनए इज़ रिक्वायर्ड। हमें जो है एक वेक्टर चाहिए, एक कैरियर डीएनए जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। द फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इन द वेक्टर, जो फॉरेन या जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया जाता है और बना दिया जाता है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है, जो कि पिछली वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको बताया था। तो क्लोनिंग वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या है इसके बारे में आप नोट डाउन कर सकते हैं। इट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट नेचुरल टूल विच इज़ यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। द क्लोनिंग वेक्टर इज़ द डीएनए मॉलिक्यूल। ये जो क्लोनिंग वेक्टर है ये भी क्या है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। कैपेबल ऑफ रिप्लिकेशन इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है कि ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रेप्लिकेशन करने के लिए कैपेबल होता है, योग्य होता है। इनटू विच द टारगेट डीएनए इज इंट्रोड्यूस, जिसके अंदर ये एक ऐसा वेक्टर है जिसके अंदर हम अपना टारगेट डीएनए या अब जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसके अंदर हम उसे इंट्रोड्यूस कर सकें, राइट, और प्रोड्यूस कर सकें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जिसे हमें होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। ए क्लोनिंग वेक्टर में बी ऑल्सो टर्म एज क्लोनिंग व्हीकल। क्लोनिंग वेक्टर को हम क्लोनिंग व्हीकल के फॉर्म में भी कह सकते हैं, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्लोनिंग व्हीकल। मतलब क्योंकि ये करता क्या है, ये किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र कर रहा है। सिंपली जैसे हमने डिज़ायर्ड जीन लिया है तो ये सिर्फ डिज़ायर्ड जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो एक तरीके से व्हीकल का ही ये काम कर रहा है, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल में बी यूज्ड एज क्लोनिंग व्हीकल्स। अलग अलग टाइप के जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोनिंग व्हीकल्स की तरह या वेक्टर की तरह यूज़ होते हैं, जैसे सच एज में बी प्लाज्मिड, जैसे प्लाज्मिड होता है, बैक्टीरियोफेज होता है, कॉस्मिड्स होता है, फेजमिड्स होता है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स होते हैं। इन सभी का हम वेक्टर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो गाइज ये सिर्फ और एक छोटा सा हिंट है आपके लिए। अभी इसके ऊपर पूरा चैप्टर आने वाला है क्लोनिंग वेक्टर्स का, जिसमें हम काफ़ी डिटेल में एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3, जिसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो पूरा मैकेनिज्म है उसको कवर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इस तरह की वीडियोस रिक्वायर्ड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।